सुप्रभात बच्चों, मैं शिवरंजनी राठौर। आज हिंदी कक्षा में हम भालू वाला कहानी का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रेरणा पुस्तक से लिया गया है। यह कहानी विमल मित्री जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक प्रसिद्ध बंगाली एवं हिंदी लेखक थे। इनका जन्म 18 दिसंबर 1912 को हुआ था। उन्होंने अनेक उपन्यास तथा लघु कथाएँ लिखी। उनके उपन्यास पर कई फिल्में बनाई गई। उन्हें रविंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1991 को 78 वर्ष की आयु में हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए पेट भरने की आवश्यकता होती है, और इसी पेट को भरने के लिए उसे ना जाने क्या क्या कार्य करना पड़ते हैं। तो इसी कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि ये भालू वाला किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। इस पाठ को हम प्रश्नों के माध्यम से पूर्ण करेंगे। प्रश्न: नीलकांत मणि कौन था और वह क्या काम करता था? तो नीलकांत मणि एक भालू वाला था, जो कि खेल तमाशे दिखाता था। उसके साथ एक भालू होता था जिसका नाम था प्यारे, और एक बंदरिया जिसका नाम था रानी। नीलकांत मणि डुगडुगी बजाकर भीड़ को इकट्ठा करता था और फिर भालू बंदरिया का नाच दिखाता था। अब प्रश्न आता है कि खेल तमाशा दिखाने के बाद भालू वाला क्या करता था, यानी कि खेल समाप्त होने पर क्या होता था। जब खेल समाप्त होने वाला होता, तब रानी बंदरिया के दोनों हाथों में वह भालू वाला एल्यूमिनियम की एक थाली पकड़ा देता। रानी बंदरिया हाथों में थाली थामे चारों ओर खड़े लोगों के पास बारी बारी से जाती और मौन रूप से ही 2-4 पैसों की मांग करती। लेकिन पैसा देने की बारी आते ही सभी अपना अपना रास्ता पकड़ लेते, यानी कि चले जाते, और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते थे। अब ऐसे में कुल मिलाकर उसको 8-10 आने की ही उसकी इनकम होती थी, जिससे कि उसको तसल्ली करना पड़ती थी। यहाँ लेखक अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि मुझे यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता था, तो मैं भी 4-6 आने उसके पास भिजवा देता था। अब वह बताते हैं कि मेरे मकान के सामने ही एक बगीचा था, जहाँ पर नीलकांत मणि अपने दोनों जानवरों के साथ बैठकर आराम करता था। मेरे पास एक कुत्ता था जिसका नाम जैक था। मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि जब भी वह आए तो जैक के गले में जंजीर डाल दें। नीलकांत मणि इस मोहल्ले में दुर्गा पूजा के बाद आया करता था। मैं देखता था कि जब भी वह आता है तो रास्ते पर भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी, और वह गाना गाता था, नाच रे भालू नाच। एक दिन मैंने उससे पूछा कि यह गाना किसने लिखा है। नीलकांत मणि ने हंसकर जवाब दिया, मैंने अपने बाप से ही सीखा है। अब मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। अब यहाँ प्रश्न आता है कि लेखक ने नीलकांत मणि से क्या क्या बातें जान ली थी। लेखक ने जान लिया था कि वह बिहार और बंगाल की सीमा पर बसे एक गांव में ही उसका घर था। बाकी समय वह अपनी खेतीबाड़ी में ही लगा रहता था। जमीन ज़्यादा उसके पास नहीं थी। जो फसल होती थी वह साल भर के लिए पूरी नहीं पड़ती थी, इसलिए वह दुर्गा पूजा के बाद घर छोड़कर अक्सर भालू बंदरिया के साथ नाच दिखाने निकल पड़ता है। नीलकांत मणि ने बताया कि जाड़ा आते ही मैं प्यारे को लेकर निकल पड़ता हूँ, तब प्यारे ही मुझे खिलाता है, लेकिन अब इसकी उम्र बढ़ गई है। लेखक आश्चर्य से पूछते हैं कि यदि वह मर गया तो तुम क्या करोगे। नीलकांत मणि कहता है कि बस अब तो भगवान ही मालिक है। नीलकांत मणि और लेखक दोनों आपस में बातें करते हैं, और रानी बंदरिया भालू वहीं बागान में बैठे रहते हैं। अब तो जैक से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। जब फरवरी का महीना समाप्त होने वाला था, उस समय नीलकांत मणि लेखक के पास जाते हैं और बोलते हैं, हुजूर, अब मैं गांव जा रहा हूँ। मेरे बदन में अब ताकत नहीं रही। इसके बाद मैं अपने लड़के को ही भेजूंगा। आप जरा उसका ध्यान रखिएगा। मैंने नीलकांत मणि से कहा था कि जब तुम्हारा बेटा आए तो उससे कह देना कि वह मुझसे ज़रूर मिले, और इतना कहकर नीलकांत मणि वहाँ से चला जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि
उसी नीलकांत मणि से मेरी फिर कभी मुलाकात होगी, वह भी एक अनूठे ढंग से। अचानक एक दिन मैंने डुगडुग की आवाज़ सुनी जो कि मुझे जानी पहचानी लगी, और वही गाना, नाच रे भालू नाच। मैं रास्ते पर चलते चलते रुक गया, चारों ओर देखा, लोग इकट्ठा हो रहे थे। अब मेरे को भी कौतूहल हो रहा था ये सब जानने का कि आखिर भीड़ क्यों लगी है। मैंने थोड़ा सा उचक कर देखा तो मैंने देखा एक लड़का भालू बंदैया का नाच दिखा रहा है। तभी मैं समझ गया कि ये वह नीलकांत मणि का ही लड़का है। तभी रानी बंदरिया दोनों हाथों में टूटी थाली लिए जब मेरे पास आई, तब मैंने 1 रुपये का एक नोट उसकी थाली में डाल दिया। यह देखते ही भालू वाले का लड़का आश्चर्य से मेरा मुंह ताकने लगा। 1 रुपये का नोट पाने का उसने शायद कभी सपना भी नहीं देखा था। मैंने भीड़ छटने पर भालू वाले के लड़के से पूछा, तुम नीलकांत मणि के लड़के हो ना? लड़के ने कहा, हाँ हुजूर। मैंने पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अब प्रश्न उठता है कि नीलकांत मणि के बेटे ने अपने पिता के बारे में क्या बताया। तो नीलकांत मणि के बेटे ने बताया कि मेरे पिताजी मर गए हैं, और उसकी जीभ यह कहते कहते लड़खड़ा गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पिताजी ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? लड़के ने कहा, हाँ हुजूर, मैं अपने पिता के मुंह से सब कुछ सुन चुका हूँ। तब मैंने उससे कहा कि तुम कलकत्ते में नए नए आए हो, किसी को जानते पहचानते भी नहीं हो, इसलिए यहाँ मत रुकना, नहीं तो कोई तुम्हारे धन छीन लेगा। तुम मेरे पास आ जाना। लड़के ने कहा कि धन्यवाद, मेहरबानी, और वह उसको अपने घर दिखाने के लिए ले जाता है। इतना कहकर वह लड़का उसके साथ चलने लगता है, और साथ में रानी बंदरिया और भालू भी चलने लगे। चलते चलते जब हम घर के सामने आए, तब अचानक एक घटना घट गई। यहाँ हम देखेंगे कि अचानक किस तरह की घटना घटी, किस तरह से नीलकांत मणि के जीवित होने का भेद खुला। जब हम घर के सामने आए, तब हम लोगों को देखते ही अंदर से हमारा कुत्ता जैक भौंकने लगा, और देखते ही देखते उसने लोहे की मोटी जंजीर तोड़कर उसने भालू के ऊपर हमला कर डाला। उसने भालू के सिर को अपने जबड़ों से पकड़कर उसकी खाल ही उधेड़ डाली। अब तो जब उसकी खाल उधेड़ डाली, तब हैरान होने की बारी थी। भालू की खाल उधड़ते ही उसके भीतर से नीलकांत मणि निकल आया। तो इस तरह से उसका भेद खुल गया। मैंने पूछा, नीलकांत मणि तुम? नीलकांत मणि मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे शांत करते हुए पूछा, ये क्या हुआ नीलकांत मणि, तुम भालू बनकर नाचते फिर रहे हो? नीलकांत मणि ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारा प्यारे मर चुका है और नया भालू खरीदने के लिए मेरे पास रुपए नहीं हैं, इसलिए मैं खुद भालू बनकर रोजगार करने निकल पड़ा हूँ। लोगों को ठगने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस पापी पेट के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उसकी बात सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मैंने उसे 100 रुपये का एक नोट निकाला और दे दिया, और कहा, एक नया भालू खरीद लेना। उसके बाद नीलकांत मणि के साथ मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई। वही थी आखिरी मुलाकात। उसका लड़का भी फिर कभी खेल दिखाने के लिए नहीं आया। बच्चों, आपने देखा कि मनुष्य को इस संसार में पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़े। इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है, और अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना है, और सभी की मदद भी करना है।